हिंदू भाइयों ने अपने नारे लगाए, मुसलमानों ने अपने नारे लगाए, लिहाजा पूरे मुल्क में एक तारीख तय होती है और तारीख तय होती है 31 मई। 31 मई को तारीख तय होती है, लेकिन इससे पहले ही लावा फट पड़ता है। इससे पहले ही लावा किस तरह से फट पड़ता है आइए हम आपको बताते हैं। होता यह है कि 6 मई 1857 को मेरठ का एक वाकया होता है। नई राइफलें आई हुई थी जिसका हमने आपके सामने जिक्र किया, एनफील्ड P53। एनफील्ड P53 नई राइफलें आई हुई थी और वहां का जो कर्नल था, कर्नल स्मिथ जो था, वो उसको ये सारी खबरें पहुंच गई थी कि फौज के अंदर ये बेचैनी है कि खिंजीर और गाय की चर्बी मिलाई जा रही है कारतूस में, लिहाजा उनके अंदर बेचैनी है और उनके जज्बात भड़के हुए हैं। लेकिन ये कर्नल तो ठहरा कर्नल और ये जिद पर अड़ा हुआ था कि आज तो मैं परेड करवा कर ही रहूंगा। लिहाजा उसने पूरी बटालियन को बुलाई। बटालियन 6 डिविजन्स में थी। हर बटालियन से उसने 15-15 लोगों को बाहर आने को कहा। 15-15 लोग हर बटालियन से बाहर आए और उसने नई राइफलें बाहर निकलवाई और कर्नल ने कहा कि इन नई राइफलों में अब कारतूस भरकर दिखाओ। अब कारतूस को भरने के लिए कारतूस को दांत से काट कर उसमें वो पाउडर भरना होता था, जिसका मतलब यह था कि उन्हें अपनी जबान से खिंजीर की चर्बी और हिंदू भाइयों को गाय की चर्बी चबाने पर मजबूर किया जा रहा था। लिहाजा 90 जो सिपाही थे, 90 सिपाहियों में से 85 सिपाहियों ने कारतूस को दांत से काटने से मना कर दिया और कारतूस बंदूक में भरने से इनकार कर दिया। लिहाजा बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है और इन 85 के 85 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें 49 लोग मुसलमान थे। अगले 2-3 दिन में इन पर मुकदमा चलाया जाता है और फिर इनको जेल में डाला जाता है। 9 तारीख को इन्हें जेल में डाला जाता है, 10 तारीख को इन्हें फांसी देनी थी। लेकिन यह सारा मंजर देखकर मेरठ की पूरी फौज के अंदर बेचैनी पैदा हो जाती है। वो इस मंजर को देखकर किसी तरह से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो ये देख नहीं पा रहे थे कि किस तरह से उनके साथियों को उनके आंखों के सामने ही दूसरे दिन फांसी पर चढ़ाया जाने वाला था। लिहाजा 9 तारीख को यानी 10 तारीख को, उस दिन इतवार था, सारे अंग्रेज चर्च में मौजूद थे, उनकी अपनी प्रेयर्स चली हुई थी। ऐन इसी मौके का फायदा उठाकर हिंदुओं और मुसलमान सिपाहियों ने जेल पर हमला कर दिया। सामने जो अंग्रेज सिपाही आया उसको गोली से उड़ा दिया और जितने कैद हुए थे सिपाही सबको छुड़ा लिया और वहां से सीधे मार्च किया दिल्ली को। मेरठ से सीधे मार्च करते हुए दिल्ली चले गए। रास्ते में अंग्रेजों की जो भी छावनी आती गई उसे आग लगाते हुए, उसे भस्म करते हुए निकल गए और सीधे जाकर रात के अंधेरे में पहुंचते हैं कहां? बहादुर शाह जफर के महल के बाहर। अलग सुबह दरवाजा खटखटाया जाता है और महल में सारे फौजी दाखिल हो जाते हैं। उसी वक्त जनरल बख्त खान भी वहां पहुंचते हैं और तमाम तर सिपाही ये कहते हैं कि बादशाह सलामत, हम आपकी क़यादत में अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ना चाहते हैं, लिहाजा आप जंग का ऐलान कर दीजिए। जनरल बख्त खान भी वहां पहुंचते हैं। उनके भी जज्बात पूरी तरह से भड़के हुए थे। वहीं पर मौलाना फजल हक खैराबादी एक ज़बरदस्त शख्सियत, ज़बरदस्त आलिम उस वक्त वहां पहुंचती है। इस नाम को याद रखिए, मौलाना फजल हक खैराबादी। आपने ये हमारी सीरीज़ में सुना है एपिसोड नंबर 2 में कि किस तरह से इनकलाबी फतवा दिया गया था 1831 में। अब फिर एक इनकलाबी फतवा दिया जाता है। मौलाना अब्दुल अजीज़ के ही ये शागिर्द थे मौलाना फजल हक खैराबादी। मौलाना फजल हक खैराबादी मौलाना अब्दुल अजीज़ के ऐसे शागिर्द थे कि कभी कभी मौलाना अब्दुल अजीज़ भी मौलाना फजल हक खैराबादी अपने शागिर्द को खुद ये कहते थे कि भाई तुम सही हो, मुझसे सहू हो गया था। हक तो यह है मेरे दोस्तों कि फजल हक खैराबादी का पाया इतना बुलंद था कि गालिब अपने अशार की कभी कभी तस्हीह कराया करता था। जी हाँ मेरे दोस्तों, वही जनरल बख्त खान मौलाना फजल हक खैराबादी के पास पहुंचते और कहते हैं कि मौलाना मोहतरम, क्या अब भी अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद फ़र्ज नहीं हो गया है? लिहाजा होता यह है कि जनरल बख्त खान के उस सवाल के जवाब में वो इनकलाबी फतवा फिर से दिया जाता है कि अब अंग्रेज़ों के खिलाफ इस मुल्क के तमाम लोगों के लिए लड़ना फ़र्ज ऐन हो गया है मेरे दोस्तों। और इस फतवे पर 34 लोगों के दस्तरखत
और उस फतवे पर 34 उलमा के दस्तखत होते हैं। कुछ तो ये भी कहा जाता है कि 200 से ज़ायद उलमा के दस्तखत होते हैं। फिर क्या था मेरे दोस्तों, पूरे मुल्क में इनकलाब की चिंगारी फैल जाती है। संघियों के गुरु घंटाल ने इस बात का एतराफ़ किया है कि हिंदू और मुसलमानों का ऐसा इत्तेहाद था कि तारीख में फिर से कभी देखने को नहीं मिला। वी.डी. सावरकर ने एतराफ़ किया है कि हिंदू मुस्लिम दोनों मुत्तहिद होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे मेरे दोस्तों। और वी.डी. सावरकर खुद ये कहता है कि इस गदर में काबिल ज़िक्र एक नाम अज़ीमुल्लाह खान का है। आप सोचिए मेरे दोस्तों, अगर कोई संघी इस तरह से तारीफ कर रहा है तो क्या किरदार मुसलमानों ने निभाया होगा। कई अहम नाम इसमें आते हैं, जिसमें इलाहाबाद में लियाकत अली नाम के एक बहुत बड़े वली सिफत आलिम थे, जिनकी क़यादत को वहाँ के पंडित रामचंद्र के ऐलान पर सब लोग उनकी क़यादत पर मुत्तफ़िक़ हो जाते हैं। फिर वहाँ एक तारीख़ी बाग है खुसरो बाग इलाहाबाद में, वहाँ पर ये सारी की सारी फ़ौज वहाँ पर जमा होकर वहीं से अंग्रेज़ों का मुकाबला करती है। लियाकत अली के मुतालिक ये भी आता है कि उन्होंने अंग्रेज़ों के 2 तोपों को कब्जे में ले लिया और उन्हीं तोपों से अंग्रेज़ों पर उन्होंने हमला कर दिया। तात्या टोपे का जिक्र आता है, नाना साहब का जिक्र आता है, रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र आता है, ये सब होता है मेरे दोस्तों। लेकिन 1857 का जो गदर था वो धीरे 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 नाकामी में तब्दील होता चला जाता है। उसके 4 असबाब गिनाए जाते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले तो ये था